रागिनी ने जब रूहानिका की सारी बातें गौर से सुनी तो फिर बोली, तुम तो मुझे ऐसे बता रही हो जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। मुझे भी पता। रागिनी की ऐसे बातें सुन रूहानिका चिढ़ के बोली, एक तो भला करो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। रूहानिका को अभी भी विश्वास नहीं था कि रागिनी इन बातों को इस तरह से डिटेल में जानती होगी। रागिनी लगभग उन सारी बातों को पहले से ही जानती थी जो रूहानिका ने उसे बताई थी। उसके गुरु ने भी वे सारी बातें बताई थी जो अभी रूहानिका बता रही थी, सिवाय एक बात के जो रूहानिका ने उसे नहीं बताई थी। रागिनी उस तत्व पत्थर को लेकर जमीन पर बैठ गई और अपना ध्यान केंद्रित करने लगी। इस बीच रूहानिका वापस एक पेड़ पर टेक लगाकर बैठ खड़ी होकर देखने लगी। उसका काम तो बस इतना था कि एक बार वो अपने तत्वों की शक्ति को वातावरण से खींच ले तो रूहानिका को तो बस उसे स्थापित करना होगा। देखते देखते 3 घंटे बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अब तो रूहानिका पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, इसके अंदर कोई शक्ति भी है या नहीं। रूहानिका थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ गई। रात का अंधेरा लगभग अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, पर तभी उस अंधेरे में रागिनी के पास रखा तत्व पत्थर चमकने लगा। देखते ही देखते उसकी चमक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी को भी अपनी आंखें बंद करने पर विवश कर दे। रूहानिका ने भी अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और फिर मन में बोली, ये पत्थर तो इतना तब भी नहीं चमका था जब मैंने अपनी शक्ति स्थापित की थी। ऐसी कौन सी तत्व शक्ति है इसके पास? इस तत्व पत्थर की इतनी ज्यादा चमक देखकर तो अब रूहानिका के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी थी। उस पत्थर के चमक बढ़ने के साथ साथ जमीन वो पत्थर से हवा में हो गया और फिर आसपास उस पत्थर से होते हुए निकल कर रागिनी के शरीर में जाने लगी। शक्तियों के लगातार रागिनी के शरीर में जाने से रागिनी का शरीर भी चमकने लगा। हर बीतते वक्त के साथ उस पत्थर की चमक बढ़ते ही जा रही थी। ये घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो रूहानिका को भी रागिनी के लिए काफ़ी खुशी हुई, मगर अब जब उसने पत्थर की चमक को कम न होते हुए देखा तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। असल में जैसे जैसे रागिनी शक्तियाँ सोख रही थी उस तत्व पत्थर की चमक को कम होना चाहिए था, मगर इसके उलट उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। और रूहानिका की सबसे बड़ी चिंता का कारण था। तभी रागिनी की अंगूठी चमकी और उस गिलहरी भी बाहर आ गई। रूहानिका के पास ची ची करने लगी। फिलहाल रूहानिका के पास उसके ची सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। फिलहाल वो ये नहीं जानती थी कि पत्थर के इतने ज़्यादा चमक का क्या कारण है, लेकिन वो तो बस किसी भी तरह से इस पत्थर की चमक को कम करना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो इसके आने वाले परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते थे। और तभी आखिरकार वही हुआ जिसकी रूहानिका को कब से डर था। वो तब पत्थर आखिरकार टूट ही गया। इस तरह से उसके टूटने से एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, जिससे छोटी गिलहरी और रूहानिका रागिनी से थोड़ी जा गिरे। रागिनी अभी भी अपनी जगह पर ही थी। वो अपने शरीर में उगर हो चुकी शक्तियों को इकट्ठा करने काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा जंगली हो चुकी थी कि वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ पा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका शरीर बुरी तरह से नष्ट हो जा सकता था। रूहानिका तुरंत उसके पास आई और रागिनी के अंदर अपनी शक्तियों को भेजकर उसकी जंगली शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करने लगी, मगर रागिनी की शक्तियों ने उसकी शक्तियों को तुरंत खुद से दूर भेज दिया, जिससे रूहानिका को भी बड़ा झटका लगा। रागिनी का शरीर भी अब उस तत्व पत्थर की तरह ही चमकने लगा। उसके अंदर अंगों को भारी अंदरूनी नुकसान हुआ था। रागिनी के नाक से भी खून निकलने लगा था। रूहानिका ने अपनी सारी ताकत लगा के उसकी शक्तियों को एक बार फिर काबू करने की कोशिश करने लगी, मगर रागिनी की शक्तियों में कुछ तो ऐसा था जो रूहानिका की शक्तियों को दबने पर मौजूद कर रहा था। ऐसी कौन सी शक्ति है इसके शरीर के अंदर जो मेरी शक्तियों को भी दबने पर मजबूर कर रही है? आज से पहले रूहानिका ने कभी भी ऐसी अजीब स्थिति का सामना नहीं किया था। रूहानिका ने एक बार रागिनी की हालत देखी, फिर बोली, मैं इसे मरने तो नहीं दे सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें से एक जादुई पत्थर आ गया, जिसे उसने झट से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। रूहानिका के उस पत्थर तोड़ते ही रियान की नींद अचानक से टूट गई, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ। ये पत्थर रियान का दिया हुआ था ताकि अगर कभी भी वो जिंदगी मौत जैसी मुसीबत में फंसे तब इसका इस्तेमाल कर सके। आधी रात के इस वक्त उस पत्थर के टूटने से वह काफ़ी हैरान था, मगर फिर तुरंत वो अपनी शक्तियों से उस जगह का पता लगाने लगा जहाँ पर वह पत्थर तोड़ा गया था। तो वही माया भी इस वक्त एक गुफा में थी। तभी उसकी पोटली में रखी वो लड़की का टुकड़ा भी तेज रोशनी के साथ चमकने लगा और उस पोटली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब मायावी ने ये देखा तो उस लकड़ी को अपनी पोटली से निकाल कर आसमान की तरफ छोड़ दिया। वो लकड़ी का टुकड़ा वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। मायावी भी उस लकड़ी के टुकड़े का आसमान में पीछा करने लगी। उसके पास अभी एक यही मौका था रागिनी को ढूंढने का।
रुआनिका के पास इस वक्त रियान को यहाँ बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल रागिनी की जैसी हालत थी वो इन शक्तियों को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। तभी उसने देखा कि रागिनी खून की उल्टी कर रही है। वो अपने दांतों को इतनी जोर से बीच रही थी कि उसकी आवाज़ रुआनिका को भी सुनाई दे रही थी। रागिनी को देखकर वो महसूस कर पा रही थी कि उसकी क्या हालत हो रही हो। रागिनी अपने शरीर की शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का सारा खून बाहर आना चाहता है। तभी रागिनी की छोटी गिलहरी उसके पास आ जाती है और एक सफ़ेद रंग की रोशनी रागिनी के शरीर के अंदर भेजती है। रुआनिका ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी शक्तियाँ की तरह गिलहरी की इन शक्तियों को भी रागिनी की शक्तियों ने दूर नहीं भेजा, बल्कि उसे अपने अंदर ही आने दिया। छोटी गिलहरी ने उस सफ़ेद रोशनी के कारण रागिनी की हालत थोड़ी अस्थायी हुई, मगर ये बस कुछ पलों के लिए ही था। जैसे ही गिलहरी ने अपनी शक्तियों को देना बंद किया, थोड़ी देर बाद वापस से रागिनी की पहले जैसी ही हालत होगी। रियान ने महसूस किया कि रागिनी ने वो पत्थर तोड़ा था। वो जगह सगी महल नहीं था। खैर, उस पत्थर के टूटने से एक जादुई रास्ता तैयार हो जाता था, जिससे रियान पल भर में वहां पहुंच जा सकता था। रियान उसी जादुई रास्ते से तुरंत अपने कमरे में गायब हो गया और सीधा वहां पर कठुआ जहां रुआनिका मौजूद थी, और उसे वहां रुआनिका के साथ साथ एक और लड़की नजर आई। रागिनी का चेहरा रियान ने पूरी तरह से अनजाना ही था। आज से पहले उसने कभी भी रागिनी को उसके असली रूप में नहीं देखा था। रुआनिका ने जैसे ही रियान को देखा, वो सीधे उसके पास आ गई और बोली, ये रागिनी, प्लीज़ इसे बचा लो। रुआनिका ने सबसे पहले उसकी पहचान उजागर की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शायद रियान बनाने कदे रियान कितना पत्थर दिल हो सकता था, ये वो बहुत ही अच्छे से जानती थी। अगर रियान के सामने कोई अनजान इंसान मर भी रहा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने सबसे पहले यही बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि कम से कम रागिनी के उसकी पत्नी होने के कारण रियान उसे ज़रूर बचा लेगा। रियान ने जब रुआनिका के मुंह से रागिनी का नाम सुना तो उसकी नज़र सीधे रागिनी की बिगड़ती हुई हालत की तरफ चली गई। रियान की आंखें जो हमेशा भावहीन रहती थी, इससे आज उसके चेहरे पर चिंता के साफ लकीरें दिखाई दे रही थी। रियान तुरंत रागिनी के पास आया और उसके पीठ पर हाथ रखकर उसकी हालत जांचने लगा। रियान ने तुरंत अपनी शक्तियों को उसके अंदर भेजा। रियान की शक्तियाँ रागिनी के तत्वों की शक्ति को जबरदस्ती काबू करने लगी। लगभग थोड़ी इसी प्रतिक्रिया के बाद रागिनी की जंगली शक्तियाँ काबू में आने लगी और उसके शरीर में समाने लगी। इस पल रियान को शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना डर पहली बार लग रहा था। इस दौरान उसने रागिनी की अंदरूनी चोटें भी देखी थी, जिससे उसके शरीर में काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर इस पल रागिनी होश में होती तो वो उससे ज़रूर पूछता कि तुम अपनी जान को ऐसे दांव पर कैसे लगा सकती हो। जैसे उसने रागिनी की शक्तियाँ उसके अपने स्थायी जगह पर जम गई। वो दर्द के कारण तुरंत बेहोश हो गई। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, रियान ने उसे तुरंत अपनी बाहों में थाम लिया। रियान, जिसने आज तक किसी भी लड़की को छुआ तक नहीं था, उसी ने आज रागिनी को बिल्कुल ऐसे संभाल रखा था जैसे कि वो कोई नाजुक गुड़िया हो। रागिनी को इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा। तभी अचानक रागिनी की गिलहरी आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे कि उसे वहां से कुछ महसूस हो रहा। तभी वो लकड़ी का टुकड़ा अचानक कहीं आसमान से आया और रागिनी के हाथ में समा गया। उसके वहां समाते ही रागिनी की हथेली के पास एक तलवार का निशान नजर आने लगा। इसके साथ ही एक पल के लिए रागिनी होश में आई और उसने अपने मुंह से ढेर सारा खून उगल दिया। इस अजीब घटना को रियान और रुआनिका ने भी देखा। उन दोनों को बस इतना ही नजर आया कि कोई चमकदार चीज रागिनी के हाथों के अंदर गई, जिसके बाद उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी रुआनिका कुछ महसूस करते हुए रियान को देखकर बोली, कोई इस जंगल में जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। माया भी, जिसने उस लकड़ी के टुकड़े को इस जंगल में जाते हुए देखा था, तो वो भी उनके पीछे जाने लगी, मगर थोड़ी दूर पे ही किसी अदृश्य शक्ति ने अचानक उसे रोक दिया। रियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन यहाँ आ रहा, लेकिन फिलहाल उसे रागिनी की चिंता थी, जिसकी हालत हर बीते पल के साथ खराब हो रही थी। रियान ने रागिनी को गोद में उठाया और वहाँ से रुआनिका के साथ गायब हो गया। वो लोग सीधे रियान के महल में प्रकट हुए। रियान सीधे रागिनी को अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर रुआनिका की तरफ देख के बोला, लड़कियों के कपड़े लेकर आओ। रागिनी को पूरे कपड़े खून से सन चुके थे। रुआनिका वहाँ से रियान पहचान चिन्ह बाहर लेकर गई और महल में जहाँ दासियों के कपड़े उपलब्ध होते थे, वहाँ से एक जोड़ी कपड़े बड़बड़ाते हुए लेकर आई। मुझे क्या इन दोनों ने अपनी दासी समझ के रखा, जो दोनों हमेशा मुझे अपना ऑर्डर सुनाते रहते।